दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। नेपाल की राजनीति में जो जेएनजी के द्वारा उठापटक हुई, जो आंदोलन हुआ, उसे और विस्तृत तौर पर आपके सामने रखने से पहले मैं दिनकर की 4 लाइनें आपके सामने आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है ये कहीं न कहीं राजनीतिक जीवन से मिलती-जुलती हैं। तो इनकी 4 लाइनें कुछ इस तरह से हैं। मंत्रियों के गुण अनोखे जानते हो, मंत्रियों के गुण अनोखे जानते हो, वे ना तो गाते, बजाते, नाचते हैं। वे ना तो गाते, बजाते, नाचते हैं और खबरों के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ते। हर घड़ी चिंता उन्हें इस बात की रहती कि कैसे और लोगों से जरा ऊंचे दिखे हम। हर घड़ी चिंता उन्हें इस बात की रहती कि कैसे और लोगों से जरा ऊंचे दिखे हम। इसलिए ही बात मुर्दों की तरह करते सदा वे, और ये धनवान रिक्शों पर नहीं चढ़ते। शक्ति और सिद्धांत राजनीतिज्ञ जनों में खूब चमकते हैं। शक्ति और सिद्धांत राजनीतिज्ञ जनों में खूब चमकते हैं। जब तक अधिकार न मिलता, मंत्री बनने पर दोनों ही दब जाते हैं। शक्ति और सिद्धांत राजनीतिज्ञ जनों में खूब चमकते हैं। जब तक अधिकार न मिलता, मंत्री बनने पर दोनों ही दब जाते हैं। दोस्तों, ये 4 लाइनें कहीं न कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल की राजनीति से कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं। आगे जो आज का आर्टिकल है नेपाल की राजनीति से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह से है। बीते सप्ताह की अशांति के बाद नेपाल में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 3 मंत्रियों का चयन कर लिया है, परंतु अभी तक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से आकार नहीं दिया है। उन पर जेएनजी की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने का दायित्व है, जिसने उन्हें देश के कार्यकारी प्रमुख के पद तक पहुंचाया है। आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी। इसे सुनिएगा बड़े गौर से। आंदोलन के द्वारा युवा प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण मांगे थी भ्रष्टाचार समाप्त करना, सुशासन सुनिश्चित करना और पर्याप्त संख्या में स्थानीय नौकरियों का सृजन करना। जी हाँ, पर्याप्त संख्या में स्थानीय नौकरियों का सृजन करना। वे मौजूदा प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के नेतृत्व और ढांचे में परिवर्तन चाहते हैं। अंतरिम सरकार को मार्च 2026 की शुरुआत में संसदीय चुनाव कराने होंगे और एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपनी होगी। देश की राजनीति को सही रास्ते पर लाने और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें यह कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। इसके लिए कार्की को न केवल उभरती शक्तियों बल्कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के समर्थन की भी आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश 3 प्रमुख दलों नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन, जिसको माओवादी सेंटर भी कहा जाता है, कि नेताओं के कुछ हालिया बयान उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। इन दलों के वफादारों की टिप्पणियां से यह पता चलता है कि अभी अभी भी जनरेशन जी की क्रांति से आए रातों रात बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यहाँ समझने की जरूरत है कि युवाओं की मांगे दरअसल देश भर के आम लोगों की मांगे हैं। बात बस इतनी सी ही नहीं कि जेएनजी के आंदोलन ने इन्हें कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है। यही कारण है
कि यह आंदोलन तेजी से एक जन विद्रोह में बदल गया। देश की सरकार को गिरने में जरा भी देर नहीं लगी। पुरानी पार्टियों ने पिछले एक दशक में जनता को पूरी तरह निराश किया है। उनके द्वारा समय को पीछे मोड़ने का कोई भी प्रयास न केवल व्यर्थ बल्कि आत्मघाती भी साबित होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का आर्टिकल राजनीतिक दलों को देश में आए बदलाव को स्वीकार करना होगा आपको पसंद आया होगा, और दिनकर की 4 लाइनें जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है राजनीतिक जीवन से कहीं न कहीं मिलती हैं, वो भी आपको पसंद आई होंगी। ये जो आर्टिकल है वो काठमांडू पोस्ट के थ्रू आया था, जिसे मैंने आपके सामने साझा किया है। थैंक यू।